हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम आईपी हेडर के बारे में पढ़े और आईपी हेडर के जितने भी फील्ड्स हैं वो हमने डिटेल में देखे। वी हैव लर्न द पर्पस ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ आईपी हेडर। टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो फॉर गेट क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द आईपी हेडर। तो आइए देखते हैं कि गेट में जो क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं आईपी हेडर के ऊपर, आए वो कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following assertions is false about internet protocol? मतलब चार ऑप्शन हमें दिए गए और उनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है with respect to IP protocol, internet protocol, that we have to identify, right? So option A is it is possible for a computer to have multiple IP addresses. दोस्तों जैसे मैंने बोला है कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है, लेकिन आइडियली द थिंग इज हर एक कंप्यूटर सिस्टम में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है और आईपी एड्रेस उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ अटैच होता है, मतलब उसको दिया जाता है। ठीक है, अगर हमारी कंप्यूटर सिस्टम में हम एक से ज्यादा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाए तो हमारी सिस्टम के भी एक से ज्यादा आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, राइट? सो दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन, आईपी पैकेट्स फ्रॉम द सेम सोर्स टू सेम डेस्टिनेशन कैन टेक डिफरेंट रूट्स इन द नेटवर्क। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारे एक सोर्स से दूसरे एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक मान लो हमें 20 पैकेट भेजने हो, तो ऐसा हो सकता है कि 15 पैकेट एक रूट से जाए। देन राउटर अंडरस्टैंड्स दैट कि जिस रूट से मैंने ये 15 पैकेट भेजे, नाउ दैट रूट इज ओवरलोडेड, वहां पर ट्रैफिक ज्यादा हो गया है, तो मैं बाकी के 5 पैकेट्स को किसी दूसरे रूट से भेजूं, राइट? सो हमारा each and every packet is itself an individual packet, and that packet can follow any route depending on the routing conditions. ठीक है, so this statement is also true that IP packets from same source to destination can take different routes in the network. C. IP ensures that a packet is discarded if it is unable to reach its destination within a given number of hops. तो दोस्तों हमने आईपी हेडर में टीटीएल फील्ड देखा था, टाइम टू लिव। ये टीटीएल फील्ड का पर्पस ही यही है। मान लो मैं उस टीटीएल फील्ड की वैल्यू 8 सेट करूं, तो अगर 8 होप तक मेरा पैकेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है, देन इट विल बी डिस्कार्डेड। सो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी, द पैकेट सोर्स कांट सेट द रूट ऑफ एन आउटगोइंग पैकेट्स। इट मींस द रूट इज डिटरमाइंड ओनली बाय द राउटिंग टेबल्स इन द राउटर्स ऑन द वे। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि पैकेट सोर्स मतलब जो सेंडर है दैट कांट सेंड रूट ऑफ आउटगोइंग पैकेट। दोस्तों हमने आईपी हेडर में ऑप्शंस फील्ड में देखा था सोर्स राउटिंग, स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग, लूज सोर्स राउटिंग। ठीक है, तो ये जो सोर्स राउटिंग है वो यही चीज करता है दैट इट सेट्स द रूट फॉर पर्टिकुलर पैकेट, राइट? तो ये जो ऑप्शन डी है वो गलत है और इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। होस्ट ए sends IP datagram to D. Sends IP datagram D to host B. Assume that no error occurred during the transmission of D. मतलब हमने जो डेटाग्राम भेजा है उसमें कोई एरर नहीं है, जो सेंडर से हमने डेस्टिनेशन तक भेजा उसमें कोई एरर नहीं आई है। When D reaches to B, which of the following IP header fields may be different from that of original datagram? मतलब सेंडर ने जो पैकेट बनाकर भेजा वो अब जब रिसीवर तक पहुंचा है तो उसमें आईपी हेडर के कौन से फील्ड्स चेंज हुए होंगे जो यहाँ पर दिए गए उनमें से। तो पहला है टीटीएल फील्ड। दोस्तों हम सबको पता है कि टीटीएल फील्ड, वैल्यू ऑफ टीटीएल फील्ड डिक्रीमेंट्स आफ्टर एवरी होप। मतलब हमारा पैकेट एक राउटर के पास जाता है उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, दूसरे राउटर के पास जाता है उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। तो जब डेस्टिनेशन तक पहुंचे तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली जो सेंडर ने सेट की थी उससे अलग ही होगी, उससे कम ही होगी, राइट? सो टीटीएल फील्ड will be different. Second is checksum. दोस्तों checksum को समझने के लिए उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने यहाँ पर checksum का कैलकुलेशन दिखा है। ये checksum अपने आईपी हेडर के जो फील्ड्स है उसके ऊपर से ये कैलकुलेट होता है, राइट? सो होता क्या है, हमारे आईपी हेडर के जितने भी बिट्स होते हैं वो 16 बिट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये प्रोसेस समझे हुए, ये पूरा मेरा आईपी हेडर है एंड 16 बिट्स का एक
सेट बनता है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ 16 बिट्स, ये दूसरा 16 बिट का सेट, ऐसे 16 बिट के सेट में डिवाइड होता है एंड देन चेकसम इज कैलकुलेटेड। अब दोस्तों ये रहा मेरा टीटीएल फील्ड। अब मैंने जैसे बोला दैट वैल्यू ऑफ टीटीएल फील्ड चेंजेस आफ्टर एवरी होप, and since the value of TTL field changes after every hope, value of checksum field will also be changed after every hope, ठीक है। क्योंकि आफ्टर एवरी होप हमारा राउटर का जो नेटवर्क लेयर है, जिस राउटर के पास हमारा पैकेट पहुंचता है, वो नेटवर्क लेयर टीटीएल फील्ड की वैल्यू एक डिक्रीमेंट करेगा और फिर से ये चेकसम कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो ओरिजिनली सेंडर ने जो चेकसम भेजा है वही चेकसम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है। सो चेकसम विल ऑल्सो बी चेंज्ड। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। दोस्तों हमने देखा है कि हमारा पैकेट जो ओरिजिनल पैकेट जो सेंडर जनरेट करता है उसमें फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है, लेकिन उसके बाद जब आगे जाकर के हमारा पैकेट डिवाइड होता है अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू चेंज होती है। उसके पहले फ्रेगमेंट में 0, लेकिन उसके बाकी के फ्रेगमेंट्स में उसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। सो यहाँ पर जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की वैल्यू भी चेंज हो गई होगी, ठीक है। सो हियर द आंसर इज ऑल दीज 3 वैल्यूज मे बी डिफरेंट व्हेन आवर पैकेट रीचेस टू द डेस्टिनेशन। सो आंसर इज डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ आईपी हेडर इज नॉट मॉडिफाइड बाय अ टिपिकल राउटर। हमारे आईपी हेडर के कौन से फील्ड को राउटर मॉडिफाई नहीं कर सकता है? तो चेकसम, अभी हमने अगले क्वेश्चन में देखा दैट आफ्टर एवरी होप चेकसम विल बी कैलकुलेटेड अगेन, सो दैट इज रॉन्ग। लेट अस सी टाइम टू लीव, हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा दैट टाइम टू लीव विल आल्सो बी चेंज। नेक्स्ट इज लेंथ, लेंथ विल आल्सो बी चेंज बिकॉज इफ योर पैकेट गेट्स फ्रेगमेंटेड तो लेंथ फील्ड की वैल्यू अलग हो जाएगी, राइट। ऑप्शन बी देखो, सोर्स एड्रेस, जो हमारा सोर्स एड्रेस होता है दैट कैन नेवर बी चेंज्ड बाय अ राउटर, राइट। सो करेक्ट आंसर इज सोर्स एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, एन आईपी डेटाग्राम ऑफ साइज 1000 bytes arrives at a router. The router has to forward this packet on a link whose MTU is 100 bytes. मतलब ये पैकेट उस नेटवर्क में जाने वाला है जिसमें मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 100 बाइट्स है। Assume that the size of IP header is 20 bytes. The number of fragments that the IP datagram will be divided into for transmission is. तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो पैकेट है हमारा 1000 बाइट्स का, वो कितने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा वो हमें ढूंढना है, ठीक है। नाउ MTU का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ये it defines the maximum number of bytes that can be sent by a network layer, ठीक है। अब हमारा आईपी डेटाग्राम 1000 बाइट्स का है। दोस्तों मैंने आपको बताया था आईपी डेटाग्राम, जब हम डेटाग्राम बोलते हैं तो उसमें आईपी हेडर और उसका डेटा दोनों ही गिना जाता है, उसमें आईपी हेडर और उसका डेटा दोनों ही गिना जाता है, राइट। सो हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट डेटाग्राम इज इक्वल टू आईपी हेडर प्लस डेटा। अब आईपी हेडर की साइज क्या है? 20 बाइट्स, और हमारा टोटल डेटाग्राम 1000 बाइट्स का है, तो हमारा डेटा उसमें कितने बाइट्स का होगा? 980 बाइट्स का डेटा होगा। तो 980 प्लस 20 टोटल मिलाकर 1000 बाइट्स। अब क्या बोला है? दैट MTU इज 100 बाइट्स। सो हमारा पैकेट फ्रेगमेंट होगा और हर एक फ्रेगमेंट की मैक्सिमम साइज 100 बाइट होनी चाहिए। और फ्रेगमेंटेशन जब मैंने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर एक फ्रेगमेंट में एक आईपी हेडर तो होगा ही, ठीक है। तो हर एक फ्रेगमेंट में 20 बाइट का आईपी हेडर हो तो हमारा डेटा कितने बाइट का हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं? ओनली 80 बाइट्स ऑफ डेटा। समझ रहे हो? दैट एवरी फ्रेगमेंट विल हैव आईपी हेडर ऑफ 20 बाइट्स, सो ओनली 80 बाइट्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल फ्रेगमेंट, ठीक है। तो हमारा टोटल डेटा 980 बाइट्स का है और एक फ्रेगमेंट में हम 80 बाइट्स ही सेंड कर सकते हैं। देन हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड? द आंसर इज 980 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज इक्वल टू 13। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो मैंने जिस वीडियो में आईपी हेडर 2 में मैंने फ्रेगमेंटेशन का पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ है,
और एग्जाम्पल लेकर के वो कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है वो समझाया हुआ है. आई रिक्वेस्ट टू वॉच दैट वीडियो एंड देन कम बैक टू दिस क्वेश्चन. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So answer is 13. Next question is question 5. An IP router with a maximum transmission unit of 1500 bytes has received an IP packet of size 4404 bytes with IP header of length 20 bytes. The value of the relevant fields in the header of third IP fragment generated by the router for this packet are. मतलब यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि भाई मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1500 बाइट का है, हमारे आईपी पैकेट की साइज मतलब हमारे डेटाग्राम की साइज 4404 बाइट्स है, आईपी हेडर की लेंथ 20 बाइट्स है. तो तीसरे फ्रेगमेंट में जो आईपी हेडर के कुछ फील्ड्स यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए उनकी वैल्यू कौन सी होगी, सही वैल्यू कौन सी होगी. ठीक है, तो आए इसे समझते हैं कि हमारा जो आईपी का डेटाग्राम है उसमें 4404 बाइट्स है. तो दोस्तों हमें पहले तो उसमें कितने बाइट का डेटा होगा वो ढूंढना पड़ेगा. उसमें कितने बाइट का डेटा होगा, 4404 माइनस 20, सो 4384 बाइट्स का डेटा हमारे आईपी के पैकेट में है. ठीक है, अब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1500 बाइट्स का है और उसमें 20 बाइट का आईपी का हेडर फिट होगा. तो एक फ्रेगमेंट में हम मैक्सिमम 1480 बाइट सेंड कर पाएंगे. ठीक है, सो 4384 divided by 1480. First of all, we need to find out how many fragments would be generated, right? So 4384 divided by 1480, that is equal to 2.96. मतलब 3 पैकेट, उसका सीलिंग हम लेंगे. So 3 fragments will be generated. अब हमें कौन कौन से फील्ड ढूंढना है, हमें मोर फ्रेगमेंट बिट की वैल्यू ढूंढनी है. दोस्तों मोर फ्रेगमेंट, अगर ये जो थर्ड फ्रेगमेंट के बारे में हमें पूछा गया है, ये अगर आपका लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है तो उसमें वैल्यू होगी 1. ठीक है, मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू 1. जो पैकेट लास्ट, जो आपका फ्रेगमेंट जो है वो लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है तो उसमें वैल्यू होगी 1. आपके लास्ट फ्रेगमेंट में मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू होगी 0. इसका मीनिंग क्या है कि ये लास्ट फ्रेगमेंट है, इसके बाद और कोई फ्रेगमेंट नहीं है तो मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू होगी 0. ठीक है, तो हमें वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स आर देयर. तो हमने ढूंढा कि ये 3 फ्रेगमेंट मैक्सिमम बनते हैं और हमें तीसरे फ्रेगमेंट के बारे में ही बोलना है. ठीक है, तो उसमें मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू कंपलसरीली क्या होनी चाहिए, 0, क्योंकि ये लास्ट फ्रेगमेंट है. तो आर आंसर कुड बी आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी. ठीक है, अब और कुछ कैलकुलेशन किए बिना ही हम आंसर ढूंढ सकते हैं. ऑफसेट की वैल्यू ऑप्शन ए में 370 है और ऑप्शन डी में 2960 है. मतलब ये 2960 इज विदाउट डिवाइडिंग बाय 8. थर्ड फ्रेगमेंट में ऑफसेट क्या आएगा, पहले फ्रेगमेंट में 1480 बाइट चले गए, दूसरे में 1480 बाइट चले गए. ठीक है, सो 2960 बाइट्स फर्स्ट 2 फ्रेगमेंट्स में चले गए, डिवाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 370. ठीक है, तो यही से हमें पता चल जाता है दैट आर आंसर वुड बी ए. राइट, सो वैल्यू ऑफ ऑफसेट इज 370. चलो अभी डेटाग्राम लेंथ, उसकी डेटाग्राम लेंथ ढूंढ लेते हैं कि भाई उसमें क्या लेंथ होगी. तो हमारे ओरिजिनल पैकेट में कितने बाइट का डेटा था, 4384 बाइट का डेटा था, उसमें से 2960 जितने बाइट्स चले गए, तो इतना डेटा हमारे लास्ट फ्रेगमेंट में होगा, प्लस 20 बाइट का हमारा आईपी हेडर होगा. तो कुल मिलाकर कितने बाइट्स हुए, 1444. 1440 बाइट्स का डेटा हमारे लास्ट फ्रेगमेंट में, 1444 बाइट्स का डेटा एंड हेडर दोनों हमारे लास्ट फ्रेगमेंट में होगा. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन ए. सो आई होप दोस्तों ये आपको आईपी हेडर के ऊपर से जो क्वेश्चंस गेट में पूछे गए थे उसको मैंने एक्सप्लेन किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इफ यू वांट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स यू कैन गूगल इट and solve more and more questions. Thank you very much.